हाँ सर, माओरी माओरी आंदोलन जिसे हम लोग जानते हैं, वह मूलतः एक अहिंसक आंदोलन के तौर पर विकसित हुआ। और माओरी आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसके अहिंसक आंदोलन के तौर पर बताने के लिए दो सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ते विति और रोंगुमोई, और उनके साथी तोहू। ये दो सदस्य थे जिन्होंने इस पूरे माओरी आंदोलन को एक अहिंसक आंदोलन का मूर्त रूप दिया। तो इनसे पहले माओरी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो अभी भी एक तरीके से अपनी परिणति को प्राप्त करने के लिए अभी भी चल रहा है। हो सकता है कि तेविति के समय की जो मांगे हैं वो शायद उसकी पूरी हो चुकी हों, लेकिन अभी भी एक तरीके से अपने जनजातीय अधिकारों, अपनी अस्मिता के अधिकारों की माओरी जनजाति की लड़ाई अभी भी एक तरीके से जारी। तो मैं इस कोशिश ये करूंगा कि अपने को सीमित रखूं कि माओरी आंदोलन के अहिंसक पक्ष को हम लोग एक साथ साझा कर सकें। माओरी जनजाति वस्तुतः पॉलिनेशियन द्वीपों से, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पड़ोस के द्वीपों का एक समूह है, 13वीं शताब्दी के अंत और 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में न्यूजीलैंड में आकर के बस गई। और यूरोपीय लोगों के सामना होने से पहले इन्होंने एक तरीके से अपना एक विश्व दृष्टि बनाई। उन्होंने अपने तरीके से एक पूरी की पूरी व्यवस्था अपने लिए इन्होंने बना करके रखी थी। लगभग पहली बार 1642 में एक डच नाविक ने पहली बार न्यूजीलैंड को देखा, और उसके बाद यूरोप पहली बार ब्रिटेन के नाविक जेम्स कुक 1769 में पहली बार उन्होंने न्यूजीलैंड के ऊपर कदम रखा। तब से लेकर के, यानी लगभग 1770 से 1830 का जो समय है, लगभग 60 वर्षों के भीतर एक तरीके से यूरोप के साम्राज्यवादी ताकतें न्यूजीलैंड में अपने पांव पसारने लग चुकी थी। और इस पूरी प्रक्रिया में ये पृष्ठभूमि इसलिए जानना जरूरी है ताकि हम लोग उस अहिंसक आंदोलन के प्रारंभ को और उसके विकास को हम लोग ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में उस साम्राज्यवादी ताकतों और कबीलों के बीच में एक संधि हुई जिसे वैतांगी संधि कहा जाता है, 6 फरवरी 1840 को। और ये संधि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि ये संधि दो पक्षों के बीच में हुई थी। एक, न्यूजीलैंड के बहुत सारे कबीले थे, उन्होंने अपने में से एक सबसे प्रमुख कबीले प्रमुख को उन्होंने बनाया अपना प्रतिनिधि उन्होंने, और ब्रिटिश क्राउन जिसे कहा जाता है, उसके प्रशासकों के बीच में एक तरीके की संधि हुई जिसे वैतांगी संधि कहा जाता है। अब यहीं से माओरी लोगों के भाग्य के बुरे दिन शुरू होते हैं, क्योंकि ये जो संधि हुई बड़ा दिलचस्प है और बहुत खतरनाक चीज है। जैसा कि ब्रिटिश लोग करते आए हैं, उन्होंने जो इस संधि का अनुवाद किया है, अंग्रेजी अनुवाद अलग था और माओरी लोगों को जो अनुवाद दिया गया था वो बिल्कुल अलग था। अंग्रेजी अनुवाद में उन्होंने ये क्लेम किया था, ये दावा किया कि अब सारी जमीन ब्रिटिश ताज के अंदर होगी, और जबकि माओरी अनुवाद में उन्होंने लिखा था कि केवल प्रशासनिक अधिकार, प्रशासन के हिसाब से जो अधिकार होंगे वो ब्रिटिश ताज को दिए जा रहे हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि सारी जमीन पर इस संधि के बाद अधिकार रानी का होगा, क्वीन का होगा। जबकि माओरी अनुवाद में उन्होंने लिखा था कि उनके माओरी लोगों के सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अब जिस संधि की शुरुआत ही अविश्वास और एक झूठ की बुनियाद पर हुई, हम ये देखेंगे कि किस तरीके से माओरी जनजाति को उनके अस्मिता और उनके अधिकारों से सुनियोजित तरीके से अलग किया गया। अधिकांश कबीलों ने इसे माओरी अनुवाद के आधार पर अपनी स्वीकृति दे दी, कुछ ने फिर भी विरोध किया, लेकिन एक सामान्य मत सभी ने उसे स्वीकार किया। लेकिन हमें ये देखना होगा कि कितनी चालाकी से ब्रिटिश लोगों ने वो एक तरीके से न केवल उनकी जमीनों को हड़प लिया, अपितु वे एक तरीके से उनके भाग्य विधाता बन गए। ये ब्रिटिशों का लालच, यूरोपीय लोगों का ही लालच था, जिन्होंने माओरी लोगों को लगभग तबाह कर दिया। अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के दो तरीके के आंदोलन विकसित हुए। एक हिंसक आंदोलन
जो किंग मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इसने विभिन्न, उन्होंने जब ब्रिटिश लोगों ने जमीन की मिल्कियत के ऊपर अपने अधिकार जमाना शुरू किए तो कबीले इकट्ठे हुए, उन्होंने हिंसक आंदोलन के जरिए अपना प्रतिरोध दर्ज कराया। लेकिन जैसा कि होता रहा है, ब्रिटिश शासन ने बहुत ही निर्ममता से और क्रूरता से इस पूरे आंदोलन का, और ये जब मैं किंग मूवमेंट बोल रहा हूँ या हिंसक आंदोलन बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं था कि एक समय में शुरुआत होकर के वहीं खत्म हो गए। ये समय समय पर हिंसक आंदोलन होते रहे, लेकिन इनकी तीव्रता लगातार कम होती रही। तो एक इन्होंने क्रूरता से उसको दमन किया और कभी भी ये स्थायी रूप नहीं ले सके। हमारे जो दो अहिंसक आंदोलन के प्रणेता हैं वहाँ, तेविति और तोहू, उन्होंने इस आंदोलन से बहुत सीख ली, और कुछ हद तक कुछ अध्ययन ये भी बताते हैं कि कुछ हिंसक आंदोलनों में वो प्रत्यक्षदर्शी भी रहे थे। तो उनके ये अनुभव हिंसक आंदोलन की व्यर्थता को समझने में बहुत सार्थक उन्होंने भूमिका निभाई। और तेविति और तोहू इस चीज को लगभग समझ गए कि अंग्रेजों के साथ हिंसक तरीकों से जीता नहीं जा सकता है। ये सीख उन्होंने उन आंदोलनों से ली। दूसरी तरफ दूसरी परंपरा अहिंसक आंदोलन के तौर पर विकसित हुई। अहिंसा एक तौर पर, मूल्य के तौर पर, एक सामाजिक तौर पर, क्योंकि कबीलों के बारे में जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो ये माना जाता है कि वो सेवेज, असभ्य, जंगली बर्बर हैं, उनके बीच में आपसी झगड़े होते रहते हैं। माओरी कबीलों में भी ऐसी स्थिति थी कि कबीले भी आपस में लड़ते थे, लेकिन उनकी अपनी जो मूल्य दृष्टि थी वो काफी हद तक अहिंसा को मानती थी, सद्भाव को मानती थी, पारस्परिकता को मानती थी, और वैसी ही जीवन दृष्टि उन्होंने विकसित की थी। तो इसी, लेकिन लगातार आपसी संघर्षों में ये प्रमाणित होने लगा कि वो हिंसक है, जबकि वो अपने आप को बचाए रखने के लिए ऐसे ही उनके आपसी कबीलों में झगड़े होते थे। लेकिन इसके बावजूद बहुत लंबा समय उन्होंने एक दूसरे के साथ सद्भाव से बिताया था। हमारे जो इस अहिंसक आंदोलन के जो प्रणेता रहे तेविति, उनका जन्म लगभग 1832 का माना जाता है, और कुछ अध्ययन बताते हैं कि 1817 भी उनका जन्म माना है, लेकिन 1832 पे अधिकांश विद्वान सहमत हैं। और उनके जन्म के पहले ही 4 साल पहले, लगभग 1828 में, वहां पर यूरोपियन नाका यानी सामानों के लेन देन का एक नाका स्थापित हो चुका था। और इनके जन्म के लगभग 9 सालों के बाद पहली बार यूरोपियन लोग उनके जन्म भूमि यानी तारानाकी इलाके में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। एक बहुत अच्छे समृद्ध वातावरण में, समृद्ध का मतलब है एक सामुदायिक वातावरण में तेविति का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम था तेविति और रोंगोमोई, और बहुत अच्छे तरीके से उनके सामाजिक वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ। उन्होंने बहुत सारे सामुदायिक जीवन के पक्ष वहाँ देखे। एक महत्वपूर्ण बात ये कि उनके माता पिता ने कभी भी पाकेहा लोगों शब्द का प्रयोग किया जाता है माओरी संस्कृति में बाहरी या विदेशी लोगों के लिए। तो आगे मैं पाकेहा जब शब्द का प्रयोग करूँ तो इसका अर्थ है विदेशी लोग या यूरोपीय लोग। तो कभी भी उनके माता पिता का सामना पाकेहा या यूरोपीय लोगों से नहीं हुआ था। जबकि तेविति के बड़े होने के बाद लगभग न केवल उनका यूरोपीय लोगों से सामना हुआ, अपितु एक तरीके से उनके साथ उनको युद्ध भी करना पड़ा अहिंसक तौर पे, और एक तरीके से हाशिए के जीवन में भी वो ढकेले गए। लेकिन वो अपने प्रतिरोध के जरिए वापस बराबरी का स्थान हासिल करते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह भी है, जो किस तरीके से न केवल न्यूजीलैंड में अपितु पूरे अपने साम्राज्यवादी सोच में ब्रिटिश शासन की संलग्नता को दिखाता है कि एक कंपनी बनाई गई न्यूजीलैंड में जमीन खरीदने के लिए, उसके सौदों के लिए, जिसे नाम दिया गया द न्यूजीलैंड कंपनी। ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस द न्यूजीलैंड कंपनी के शेयर होल्डर, जिसको कहना चाहना चाहिए, या जिसमें जो सहभागी थे, उसमें न केवल प्रशासक वर्ग शामिल था ब्रिटेन का, अभी तो अभिजात वर्ग के लोग, और यहाँ तक कि संसद सदस्य लोग भी, जिसे पार्लियामेंट की जननी कहा जाता है, लोकतंत्र की जननी का वो लोग दावा कर रहे थे, अपने आप को लोकतंत्र का अगुवा कह रहे थे। वहीं के संसद सदस्य न्यूजीलैंड कंपनी के माध्यम से माओरी लोगों के जनजीवन को, सामान्य जीवन को नष्ट करने पे तुले हुए थे। एक तरीके से ये दोहरा आचरण उनके स्पष्ट दिखाई देता है।
सामान्य सौदेबाजी में जिस तरीके से कागजों पर सेल डीड होती है, हस्ताक्षर लिए जाते थे, लेकिन माओरी कभी भी इस तरीके से नहीं सोच पाए कि उनके सेल डीड पर साइन कर देने से जमीन वो अंग्रेजों को दे चुके हैं या यूरोपियों को दे चुके हैं। जबकि अंग्रेज लोग अपनी न्याय प्रणाली में साइन को ही मेन अथॉरिटी मानते थे कि इनके साइन करते ही इनका स्वामित्व चला जाता है। जबकि जनजातीय अपने जनजीवन के कारण माओरी लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि जिस भूमि पर हम अपने जन्मों से रह रहे हैं, अपनी पीढ़ीगत परंपरा में प्राप्त कर रहे हैं जमीन, वो किसी एक साइन करने से, हस्ताक्षर करने से किसी और की हो जाती है। तो इसे लेकर जमीन का जुड़ाव उनका जबरदस्त था। तेवीती का बचपन इसी तरह बीता और वो एक तरीके से अपने आध्यात्मिक विश्वासों और अपने समुदाय की सामुदायिक ज्ञान परंपरा को उन्होंने अर्जित किया। तोहू उनके रिश्तेदार थे और उन्हें भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह देखा जाता था, लेकिन उनकी आध्यात्मिकता सामाजिकता से कटी हुई नहीं थी, अपने समाज के भीतर थी। एक महत्वपूर्ण चीज ये कि ये दास बनाए गए, बाद में दासता से मुक्त हुए और चर्च में इन्होंने अपनी सेवाएं की। उसी चर्च के में सेवा के दौरान इन्होंने बाइबल पढ़ी। बाइबल का उस समय माओरी भाषा में लगभग 1830 के दशक में अनुवाद हो चुका था। इन्होंने बाइबल पढ़ी और एक समय उन्होंने एक रिमेन श्नाइडर चर्च के पादरी थे, उनके साथ उन्होंने ईसाईयत का प्रचार भी किया, लेकिन समय के साथ वो ईसाईयत से दूर होते गए और पहली बार अंग्रेज यूरोपीय लोगों ने तेवीती का नाम सुना था 1862 में, जब यूरोपीय लोगों का एक जहाज अटक गया था और उनके और माओरी लोगों के लगातार बीच में झगड़े चल रहे थे। इसी बीच में एक यूरोपीय लोगों का एक जहाज अटक गया था। वहाँ के लगभग 80 लोगों को उन्होंने सुरक्षित अपने स्थान पर, प्लेमाउथ एक जगह है, वहाँ उन्होंने पहुँचाया था। इससे अंग्रेज लोगों के मन में ये आई कि सारे जो माओरी लोग हैं वो उनके विरोधी नहीं हैं। जबकि तेवीती और तोहू का मानना था कि हमारी लड़ाई शासन से है, आम आदमी लोगों से नहीं। इसी बीच में एक और आंदोलन हुआ जिसका उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, जिसे पाई मारेरे पंथ कहा जाता है और इसे होमेनी नाम के एक संत ने विकसित किया था। ये एक तरीके से माओरी ज्ञान परंपरा और बाइबल या ईसा के संदेश का एक मिश्रित रूप था जिसे उन्होंने विकसित किया। इसका बहुत प्रभाव तेवीती पर पड़ा, लेकिन ये पाई मारेरी के जो बनाने वाले या प्रणेता थे होमेनी, उन्होंने तो शांति और अच्छाई यानी गुडनेस का संदेश दिया, लेकिन अपने विगत अनुभवों के आधार पर जो उनके अनुयायी बने वो लगभग हिंसा पर उतर आए। कई बार उन्होंने हिंसक घटनाएं की तो इनका क्रूरता से फिर दमन किया गया। तो इस पृष्ठभूमि में तेवीती और तोहू ने यह भी जाना कि जब तक हम लोग संघर्ष के जरिए जा रहे हैं तो अंग्रेजों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूरी है कि हम नया रास्ता अपनाएं और अपनी उस अहिंसक परंपरा को उन्होंने विकसित करने का काम किया। इसी बीच में अपने बाइबल के अध्ययन को उन्होंने लिया, माओरी अपनी देशज परंपरा और अपनी आध्यात्मिक परंपरा का अध्ययन करना उन्होंने शुरू किया और लगभग 1866 में पहली बार वो परिहाका नाम की एक बस्ती में उन्होंने बसाया। और परिहाका को एक तरीके से हम लोग अगर साम्यता लें तो गांधी के आश्रम जैसी एक परिकल्पना हम लोग कर सकते हैं। हालांकि वह गांधी के आश्रम की तुलना में ज़्यादा बड़ी लगभग बस्ती कही जा सकती है। आश्रम में तो कुछ ही लोग निवास थे, लेकिन परिहाका बस्ती में एक समय में लगभग 3 से 4 हजार लोग तक रहा करते थे, सामुदायिक जीवन व्यतीत करते थे। और जब परिहाका पहली बार बनाया उस समय लगभग उनकी उम्र 50 और तोही की उम्र लगभग 57 साल थी। उन्होंने उसे एक आदर्श बस्ती के तौर पे बनाने का काम किया। हर महीने की 17, 18, 19 तारीख को एक तरीके से सामुदायिक बैठक होती थी, लोग आते थे। उस बीच में तेवीती और तोहू मिल करके उन्हें आध्यात्मिक संदेश देते थे, अहिंसा को अपनाने का। और 2-3 चीजें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि उनके मत क्या मानते थे कि वो ईश्वर सबके लिए एक समान है और एक है, ईश्वर तक शांति के जरिए पहुंचा जा सकता है, ईश्वर के लिए सभी लोग बराबर हैं और हिंसा ईश्वर तक पहुंचने का साधन नहीं है। ये उनके द्वारा अपने बाइबल और अपने माओरी आंदोलन, माओरी
जो परंपराएं थी उससे सीख उन्होंने ली और इस निष्कर्ष को लोगों के बीच में पहुंचाया। इसीलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने का साधन हिंसा नहीं है, अहिंसा के जरिए ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन जब एक तरफ सरकार लगातार जमीनों का जब्तीकरण कर रही थी, एक तरफ हिंसक आंदोलन चल रहे थे, तो दूसरी तरफ परिहा का एक आदर्श बस्ती के तौर पे था जो नॉन वायलेंट तरीके से, अहिंसक तरीके से इस जब्तीकरण का विरोध कर रहा था। सरकारी लोग आते, उनकी जमीन पर कब्जा करते, तो ये रात को या दिन में उन्हीं के सामने उनको हटा देते, इनके साथ चोट होती उसे भी सहन करते, उनको जेल में ले जाया जाता तो भी वो आराम से चले जाते, कोई प्रतिरोध नहीं करते। और तेविति और तोहू लगातार उनको कहते कि हमें हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना है। तो सरकार का दोहरा रवैया लगा रहा है। एक तरफ वो तोहू और तेविति से बातचीत करती थी कि हम इसका संवाद के माध्यम से कोई हल निकालेंगे, और दूसरी तरफ वो लोगों को जेल में डाल रही थी। तो सरकार लगातार एक दोहरा रवैया अपना रही थी। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज, माओरी आंदोलन में जो एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है या इसके मुख्य खलनायक के तौर पे जिन्हें माना जाता है, वो उनके नेटिव मिनिस्टर जॉन ब्रायस थे। जॉन ब्रायस का मानना ये था कि चूंकि ये पूरी जमीन ब्रिटिश राज की हो चुकी है, इसीलिए अब माओरी लोगों को हम लोग जितनी जमीन दे उन पे उन्हीं को उतना ही बसर करना चाहिए था, बाकी ये यूरोपीय लोगों के लिए छोड़ देनी चाहिए। जबकि माओरी लोग वहाँ के मूल निवासी थे, उन्हें अपने ही अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। तो लगभग 5 नवंबर 1881 का दिन माओरी आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर है, जब जॉन ब्रायस अपने नेतृत्व में लगभग 1500 सैनिकों को लेकर के परिहा का बस्ती में आते हैं, जहाँ 3 से 4 हजार लोग बैठे रहते हैं। सैनिक पड़ाव डालते हैं 2-3 दिन पहले से, लेकिन तेविति और अपने साथी लोग बिल्कुल उनका विरोध नहीं करते हैं, अपितु उनके खाने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके मनोरंजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, उन सब में उन्होंने पूरा सहयोग दिया। और जब 5 नवंबर को सेना ने उनकी बस्ती में प्रवेश किया, तब लगभग 1.5 से 2 हजार लोग तेविति को सुन रहे थे। उनको गिरफ्तारी हुई, तब भी तेविति और तोहू ने लगातार उनको कहा कि आपको हिंसक नहीं होना है, जबकि वहाँ सैनिकों की तुलना में लोग ज़्यादा थे। लेकिन उन्होंने अपने नेता के अहिंसक आदर्शों का, उनके निर्देशों का पूरा पालन किया। सरकार इतनी घबरा गई थी कि अपने इस अनैतिक कृत्य की कि उसने प्रेस को आने से भी रोक दिया। फिर भी कुछ जाबाज पत्रकारों ने इसे नोट किया और अखबारों में इसे छपाया। लंदन तक इसकी बात पहुंची। थोड़ा दबाव न्यूजीलैंड की सरकार पर आया, उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। 3 साल 4 साल तक लगातार आंदोलन चले, अदालत में केस चले, और लगभग 1883 में उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन न्यायालयों में हारने का कारण उनको बड़ा पेचीदा लगा। तेविति ने सोचा कि क्यों ऐसा होता है कि माओरी लोगों के दावों को खारिज कर दिया जाता है, क्यों माओरी लोगों के पास ऐसा कोई न्याय प्रणाली के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था नहीं कि वे अपने दावों को सही सिद्ध कर सके। अतः उन्होंने जेल से छूटने के बाद जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि उन्होंने व्यापक स्तर पर दस्तावेजीकरण किया, माओरी ज्ञान परंपरा का, उनकी रीति रिवाजों का, उनके दावों का, उनके भू अभिलेखों का, उनकी परंपराओं का, लोकगीतों का, भाषाओं का उन्होंने लगातार लगभग 10 साल उन्होंने वो कबीले से कबीले में गए, हर एक अपनी विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस व्यापक दस्तावेजन किया। और एक तरीके से हम अगर कहें तो उन्होंने वैश्विक दृष्टि जो थी माओरी समाज की या माओरी जनजाति की, उसकी पुनर्खोज की। उन्होंने एक तरीके से शिक्षा केंद्र बनाए जहां माओरी भाषा में उसी ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का उनका प्रयास था, और ये बहुत सफलतापूर्वक चला। एक स्थिति ये आई कि शायद ही जो माओरी इस परिहाका बस्ती से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जानने से मना कर दिया। ये एक तरीके से उन्होंने देशज ज्ञान परंपरा अपनी और एक जीवन शैली, सादी जीवन शैली जो उनको प्रकृति से प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपने संस्कृति होने के नाते उन्होंने स्वीकार किया, उसका उन्होंने
फैलाव किया, लोगों को उससे जोड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात कि 1890 के लगभग उन्होंने परिहाका पर जब आक्रमण हुआ था तो सरकार ने उसको पूरा नष्ट कर दिया था। उन्होंने वापस 1890 में उसका पुनर्निर्माण किया। लेकिन इस पूरी घटना के बाद 1907 में तोहू का निधन होता है और 1907 में नवंबर में, फरवरी में तोहू का निधन होता है और नवंबर में तेविति का निधन होता है। और एक तरीके से माओरी आंदोलन का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, परिहाका पर आक्रमण और परिहाका के जरिए तेविति और तोहू का अहिंसक आंदोलन एक तरीके से वैश्विक स्तर पर स्वीकारा जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा ये करूंगा कि ये माओरी आंदोलन का बहुत संक्षिप्त परिचय है कि इसके बाद क्या होता है। तेविति के या माओरी आंदोलन के तेविति के बाद माओरी आंदोलन ने क्या रुख अपनाया। तेविति के बाद 1907 के बाद कुछ ज़्यादा बेहतर स्थिति नहीं रह पाई इस माओरी आंदोलन की। कुछ एक नेता हुए, लेकिन उसमें वो करिश्माई व्यक्तित्व नहीं था, वो विचार नहीं था कि वो उस आंदोलन को लंबा खींच सके। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि तेविति के आंदोलन ने इसे केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रखा था, पूरे अपने कबीले में फैला दिया था। इसलिए उनके जाने के बाद भी लगभग आज तक 17, 18 और 19 तारीख को वो लोग परिहाका में आते हैं और अपनी बैठकें करते हैं, अपने बीच संवाद करते हैं। बुजुर्ग पीढ़ी नई पीढ़ी से मिलती है, अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। उनके शिक्षा केंद्र आज भी चलाए जाते हैं। 1920 और 50 के बीच में लगभग परिहाका की जमीन को बेच दिया गया या लीज पर दे दी गई, लेकिन लोगों का वहां आना जाना लगातार बना रहा। इस बीच में ही 1950 तक बहुत सारे कमीशन बने जिन्होंने तेविति और उनके अहिंसक आंदोलन को स्वीकृति दी। 1891 में एक रीस कैरोल आयोग बना था। उसने एक बहुत जबरदस्त टिप्पणी की जो मुझे लगता है कि केवल न्यूजीलैंड के हिसाब से नहीं अपितु संपूर्ण साम्राज्यवाद से पीड़ित लोगों के बारे में वही चीज कही जा सकती है कि एक पेन वेतांगी संधि के माध्यम से ब्रिटेन ने एक पेन के माध्यम से माओरी लोगों की सारी जिंदगी को छीन लिया और ऐसी वैधानिक डकैती, उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया, ऐसी वैधानिक डकैती की मिसाल मिलना असंभव है। 1926 में एक महत्वपूर्ण कमीशन बना जिसे सिम कमीशन, और जो इनके अध्यक्ष थे विलियम अलेक्जेंडर सिम, उनके नाम के माध्यम से ये आंदोलन, ये जो आयोग था ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस माओरी आंदोलन में। इसने 3 महत्वपूर्ण बातों को अपनी रिपोर्ट में स्थान दिया कि उनके विरोध के अधिकार को मान्यता दी कि माओरी लोगों ने जो विरोध किया अहिंसक या हिंसक, क्योंकि आप उनको उस परिस्थिति में डाल दिया गया था, इसलिए विरोध का उनका अधिकार हमें मानना होगा। और माओरियों के साथ लड़ा गया युद्ध गलत था और जब्तीकरण की कार्रवाई गलत थी और इन्हें मुआवजा देना चाहिए। ये पहली बार ऐसी चीज थी जब उन्हें उनके प्रति की गई हिंसा के जमीन वापस देने, जब्तीकरण को गलत बताने और मुआवजा देने की बात की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगातार लोकतांत्रिक तरीके से वो लोग माओरी लोग जुड़े, संसद सदस्य बने, विभिन्न एक ट्रिब्यूनल बना, द ट्रीटी ऑफ वेतांगी एक्ट 1975। ये एक ट्रिब्यूनल था, न्यायाधिकरण था, लेकिन इसे 1994 तक अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार नहीं था। और इसने दोनों ही लोगों से, यूरोपीय लोगों के दावे भी सुने और माओरी लोगों के दावे भी सुने और दोनों को साथ में ला करके एक तरीके से इस चीज को बताया कि दोनों नस्लें अब साथ रह सकती है। और जो उनके दावे थे उनकी पुष्टि की और जहां संभव हुआ 1984 के बाद मुआवजे की व्यवस्था भी उन्हें करवाई। एक तरीके से इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से उन्होंने सहजीवन, दोनों ही नस्लों के बीच सहजीवन को भविष्य के तौर पर विकसित करने का प्रयास किया। एक ऐसी ही घटना जैसी परिहाका में हुई थी 1977-78 में बेसिन पॉइंट, ऑकलैंड में एक जगह थी जो सरकार माओरी लोगों से लेना चाहती थी और जबरदस्ती कब्जा किया। उसे लेकर के पुनः माओरी लोगों ने अपना अहिंसक आंदोलन किया और 10 साल की लड़ाई के बाद पुनः वो जमीन माओरी लोगों को लौटा दी गई। 2017 माओरी लोगों के आंदोलन की एक तरीके से नैतिक जीत कही जा सकती है।
या उसका परिणाम कही जा सकती कि 2017 में ब्रिटिश मिनिस्टर परिहाका में गए और उन्होंने पूर्व में अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए जो अत्याचार थे, दमन थे, क्रूर जो उन्होंने यातनाएं दी लोगों को, माओरी लोगों को, उसके प्रति माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हुआ वो गलत है और हम इसकी माफ़ी मांगते हैं। और 2019 में हाल में 3-4 साल पहले 24 अक्टूबर 2019 को परिहाका रिकंसिलिएशन बिल पारित हुआ, जिसमें एक परिहाका का फंड बनाने, लोगों के दावे को स्वीकार करने, मुआवजा देने और काउंसिल्स वगैरह में उनकी संख्या बढ़ाने, उनके समुचित प्रतिनिधित्व को पारित करने जैसी घटनाएं हुई। तो हम देख सकते हैं कि तोहू ने जो परंपरा अहिंसक आंदोलन के माध्यम से की वो एक तरीके से प्रतिफलित होती है। अब मैं अंत में संक्षिप्त तौर पर क्यों ये माओरी आंदोलन हमारे लिए अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है उस पर आपका ध्यान 2-3 मिनट में चाहूँगा कि ये आंदोलन या इस आंदोलन का अध्ययन हम ये सीख देता है कि माओरी आंदोलन में अहिंसा को वैयक्तिक गुण से एक सामाजिक सामुदायिक गुण के तौर पर विकसित किया या उसको प्रतिफलित किया, व्यवहार में उसको लेकर के आए। दूसरा, वैचारिक एक सांगठनिक प्रतिरोध का स्वरूप पहली बार अहिंसक प्रतिरोध का, हिंसक प्रतिरोध में तो हमने काफी देखा है, लेकिन अहिंसक प्रतिरोध का सांगठनिक रूप उन्होंने विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने धार्मिक आधारों को पुनर्जीवित किया और उनकी पुनर्व्याख्या की वर्तमान समय के हिसाब से। चौथा, इस आंदोलन के माध्यम से एक, जिसे गांधी कहा करते थे कि मेरे सपनों का भारत या मेरा ग्राम स्वराज, वैसी ही कोई चीज उन्होंने करने की कोशिश की और परिहाका को उन्होंने एक आदर्श बस्ती के तौर पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी हुए। उन्होंने आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर जीवन को महत्ता दी और साथ ही पारस्परिकता अपने आसपास के लोगों के साथ, और उन्होंने असहयोग, शासन के साथ असहयोग को उन्होंने स्थान दिया। अपनी भाषा और शिक्षा का पुनराविष्कार किया और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने ज्ञान के हस्तांतरण को एक व्यावहारिक सांगठनिक रूप दिया। इसके साथ ही उन्होंने यूरोपीय सभ्यता की अच्छाइयों को भी स्वीकार किया। साथ ही एक लगातार अहिंसक आंदोलन की परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित करने की उन्होंने माकूल व्यवस्था की। और इसके साथ और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अपने माओरी अस्मिता को बनाते हुए उन्होंने अपनी पुरातन व्यवस्था को तो सीखा, लेकिन उसके साथ साथ, जैसा मैंने कहा कि पहली बार वो उनके सामने आए, माओरी आंदोलन के जो प्रणेता तेविति ने अपने जीवन, उनके माता पिता ने कभी पाकेवा लोगों को नहीं देखा था, यूरोपीय लोगों को नहीं देखा था, लेकिन अंतिम बात वही कि उन्होंने पहली बार इस तरीके से जब पाकेव लोगों का सामना किया तो उन्होंने अपनी परंपरा को तो विकसित किया, लेकिन उसके साथ साथ अपने सामने उपस्थित नई समस्याओं का समाधान अपने तरीके से किया। वो पुरातन पंथी नहीं हुए, उन्होंने नई समस्याओं का नए तरीके से हल निकाला, संवाद को उन्होंने चुना। और इसी कारण मुझे लगता है कि माओरी आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन के साथ साथ नागरिक आंदोलन के तौर पर भी और एक मानवाधिकार आंदोलन के तौर पर भी एक अध्ययन का विषय है। और पहली बार लगभग 1954 में डिक स्कॉट नाम के विद्वान ने पहली बार एक अकादमिक प्रयास किया था कि ये कहानी, परिहाका की कहानी लोगों के सामने आए, और उनकी 2 ही किताबें बहुत फेमस है। आस्क द माउंटेशन जो संशोधित रूप था वो सामने आया। तो मैं समझता हूँ कि माओरी आंदोलन का एक संक्षिप्त परिचय जैसा मैंने आप लोगों के सामने रखा और आपने सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।